Hello dear students, class 10th. Yesterday I have told you about or in last video I have told you about the classification of Mendeleev's periodic table. उन्होंने किस तरह से अपना periodic table बनाया था. मैंने बताया था आपको 63 एलिमेंट्स हो गए थे उनके टाइम तक, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को किस तरह से डिवाइड किया था. 6 पीरियड थे उनकी पीरियोडिक टेबल में और टोटल उनके में 8 ग्रुप्स हुआ करते थे. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी और मैंने आपको बताया था कि उनका पीरियोडिक लॉ क्या था. आज हम पढ़ेंगे न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है, इसका लॉ जो है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, जो हेनरी मोजले ने दिया, उन्होंने, मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया, उन्होंने बस लॉ चेंज किया. उन्होंने ये बोला जो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर होगा. तो अकॉर्डिंग टू द न्यू पीरियोडिक लॉ इट स्टेट्स दैट the chemical and physical properties are the periodic functions of elements which are based on their atomic number. okay, उनका एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है. तो जो भी एनोमलीज थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, वो सारी की सारी वैनिश हो गई इस लॉ की वजह से. आज हम पढ़ेंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या उसकी खासियत है, क्या क्या उसके अंदर अच्छी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं. 1 से लेके 18 तक ग्रुप हैं. टोटल 18th जो ग्रुप है वो हमारा नोबल गैसेस का है, नोबल एलिमेंट्स का कह सकते हैं, या उनको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं. इनर्ट जिसमें कोई भी एक्टिव नहीं है, कोई भी, सारे के सारे इनर्ट है, कोई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है वो, क्योंकि उनका लास्ट शेल पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है. एंड एज वी नो दैट इन लास्ट क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट इट, जिनके लास्ट शेल फिल होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, वो इनर्ट माने जाते हैं. इनर्ट, इन मतलब ना आर्ट, मतलब कोई आर्ट नहीं, जिसमें कोई अदा ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स. तो ये 18 ग्रुप में थे. इसी तरीके से आपको जो पढ़ना है 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए. उनका ईसीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आना चाहिए. वो आपने जो क्लास 9 में पढ़ा था 2, 8, 18 इस तरह से जो आपने पढ़ा था, ठीक है ना. पहले जब में 2, 8, 18, 32 ये आपने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है. बोरबरी स्कीम जो आपने पढ़ी थी, 2n² रूल जो आपने पढ़ा था. तो हमारी पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड है. इन 7 पीरियड में जो एलिमेंट है, एक तरह से देखा जाए, अगर आप ध्यान देंगे अपनी पीरियोडिक टेबल में, एनसीईआरटी बुक में या किसी और बुक में भी अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें पहले जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स आए हैं. उसके बाद तीसरे चौथे में मतलब 8 एलिमेंट्स हैं. उसके बाद 5वें छठे में 18, फिर इसी तरह से 32 एलिमेंट्स हैं उसके बाद. ओके, तो अगर देखा जाए तो ये लगभग मतलब बेस्ड है हमारा 2n² रूल पर ही. आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में पीरियोडिक टेबल में. और क्या होता है इसके अंदर, मतलब जो होती है बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम, जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड में सारी की सारी मेटल्स रखी गई हैं. राइट साइड में नॉन मेटल्स आती हैं. बीच में एक ग्रुप आता है एलिमेंट्स का जो मतलब मेटलॉइड कहलाता है. मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इंटरमीडिएट एलिमेंट भी कहलाते हैं. इनका एक नाम और दिया गया है, इंटरमीडिएट एलिमेंट. इनके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट, या इनका नाम एक और दिया गया है मेटलॉइड्स इनको कहते हैं. ओके, नाउ इन मेटलॉइड से मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे जर्मेनियम वगैरह, सिलिकॉन है. ओके, तो नाउ अब हम पढ़ेंगे इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं या पीरियड और जो ग्रुप हैं. पीरियड और ग्रुप का आपके में टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है. पीरियड एंड ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है. इसी से रिलेटेड बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आते हैं कि हम मतलब अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं. अलग अलग टॉपिक्स होंगे. एटॉमिक साइज पर क्या चेंज आता है, मेटल्स के कैरेक्टर पे क्या चेंज आता है, मेटेलिक कैरेक्टर्स पर, उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है. उसके बाद वैलेंसी में क्या चेंज आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. और यही टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रुप्स में भी. हमारे ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे. तो लेट्स बिगिन थ्रू, हम स्टार्ट करेंगे पीरियड से. ओके, तो अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, अगर मैं बात करूं, अगर आप देखेंगे हम इस पीरियड में चल रहे हैं, ठीक है. ये सेकंड पीरियड आ जाएगा आपका पीरियोडिक टेबल का. देखिए एक तरीका और होता है पीरियड पहचानने का, मैं आपको ये भी बता सकता हूं
कि यहाँ पर देखिए सब में दो शेल्स ही मतलब यूज हुई हैं, दो ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए मैंने निकाल कर रखा है इनका। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका बेरिलियम का 4, बोरॉन का होता है 5, इसका होता है 6, इसका 7, इसका 8, फिर 9 एंड 10 पर नियॉन आ गया हमारा। नियॉन एक इनर्ट एलिमेंट है, ओके, नोबल गैस है एक तरह से वो। तो इसका अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर लेते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लेंगे यहां पर हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टॉपिक लेंगे यहां पर हम, ओके। तो यहां पर देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ओके। तो यहां पर जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखेंगे हम कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, मैं पीरियड की बात पढ़ रहा हूं, हम यहां पर प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं? पीरियड का हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ हम पीरियड पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स ऑफ एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक मैंने लिया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ध्यान देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं, 1 से लेके 8 तक पहुंच जाते हैं। लिथियम का 1 होता है लास्ट शेल में, इसका 2 होता है बेरिलियम का, इसका बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन के में 6, फ्लोरीन के में 7 एंड नियोन के में 8। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 to 8 बढ़ता चला जाता है, 1 to 8 होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक वैलेंसी। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट बाय गिविंग और टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट में से कितने इलेक्ट्रॉन गए दूसरे एलिमेंट को, उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, और उसने कितने लिए इससे, यही इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो यही इसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी डिटरमाइन होती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। देखिए यहां पर वैलेंसी याद रखिएगा कि वैलेंसी 4 से ज्यादा, मतलब 1 से लेके 3 तक तो मेटल की होती है, उससे ऊपर नॉन मेटल की आती है। और कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी एटम जो होगा वो 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना ही दे सकता है और ना ही ले सकता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से, क्योंकि इतना करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं होता, ओके। तो यहां पर जो है पहले देखिए यहां पर इसमें वैलेंसी क्या है, लिथियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है। यहां पर मैं वैलेंसी लिख देता हूं V से। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2, बोरॉन की होगी 3, कार्बन की 4 होगी। अब देखिए इसके बाद मतलब जो होगा, इसको इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना एक्टिवेट कंप्लीट करने के लिए 5 ये लूज नहीं करेगा, ये किसी से लेगा। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो रिकॉल करिए अपना 9th का, जब सर ने क्या पढ़ाया था 9th में आपको। तो यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। मैंने भी आपको बताया था कंबाइनिंग कैपेसिटी, गिविंग और टेक करके इलेक्ट्रॉन को कितना दिया जा रहा है या कितना लिया जा रहा है, वही होती है उसकी वैलेंसी। तो यहां पर जो है इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टा मतलब 8, इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए लास्ट शेल में 2 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इसको 1 चाहिए तो इसकी वैलेंसी हो गई 1, और इसको कुछ भी नहीं चाहिए तो इसकी वैलेंसी 0 एक तरह से हो जाएगी, ओके। या फिर ये इसको हम बोलते हैं, ये एक तरह से कैसा है, इनर्ट एलिमेंट है। तो अगर हम ध्यान दें तो वैलेंसी जो होती है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, हम कैसे चल रहे हैं यहां पर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ओके। तो यहां पर जो है पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो वैलेंसी पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 से 0 तक हो जाती है। तो वैलेंसी पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है 1 to 4, एंड फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है, 4 to 0 हो जाती है, ओके। पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी 1 से 4 तक, उसके बाद डिक्रीज होती है 4 to 0 तक।
नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम का साइज एटॉमिक रेडियस से पता लगता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए नंबर बढ़ता चला जा रहा है, एटॉमिक नंबर देखिए, अगर आप यहाँ पर 3 है एटॉमिक नंबर, इसका 4 है, इसका 5, इसका 6, इसका कितना है 7, 8, 9, 10। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये इनके एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो जब मैंने आपको बताया था प्रोटॉन के नंबर को ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एक एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। न्यूट्रल स्टेट में जब कोई होता है एक एटम, ठीक है, तब यानी नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कहिए न्यूट्रल नहीं, नॉर्मल स्टेट में जब कोई एक एटम होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, और याद रखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर जब एटम में प्रोटॉन का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा। अब सपोज कर लीजिए कोई एक आपने गोले में यहाँ पर कुछ लोग खड़ा रखा है जो मतलब पॉजिटिव है और कुछ मतलब निगेटिव है, उतने ही लोग, ठीक है, नंबर जो लोगों का है वो इक्वल है। यहाँ पर सपोज कर लीजिए 11 लोग हैं और उधर भी 11 लोग हैं, बट ये वाले पॉजिटिव हैं और ये वाले निगेटिव हैं। तो जब साइज बढ़ेगा, जब मतलब क्या कहते हैं नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन्स का, जब प्रोटॉन का यानी इन प्रोटॉन वाले यानी पॉजिटिव लोगों का नंबर बढ़ेगा तो नेगेटिव वालों का भी नंबर बढ़ेगा। और हम सबसे कह देंगे मतलब क्या कहते हैं खींचिए, हर कोई एक दूसरे से खींचेगा, मतलब ये जो है पॉजिटिव वाले सब खींचेंगे, तो जितना नंबर बढ़ेगा उतना ताकत से ये और खींचेंगे, मतलब तो गोले का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू the increase in nuclear charge, मैंने यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर का जब चार्ज है, न्यूक्लियर प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेंगे तो साइज छोटा होगा एटम का। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है यहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे तो इन सबका साइज, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इस सब में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे छोटा नियॉन होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा इसका साइज, ठीक है, इसका साइज स्मॉलेस्ट होगा नियॉन का, ओके, इसका बड़ा होगा। इज इट क्लियर? तो एटम का साइज घट जाएगा जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है मेटालिक कैरेक्टर। क्या आता है यहां पर, मेटालिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर, मेटल से यानी मेटल के कैरेक्टर, तो मेटल के कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर मेटल्स हैं और राइट साइड पर नॉन मेटल है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो मेटल से दूर होते चले जाओगे, तो इसका मतलब मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहां पर केमिकल रिएक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहां पर हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। मैं यहां पर इसको यहां से हटा देता हूं, केमिकल रिएक्टिविटी। एक लाइट ऑन कर दे रहा हूं और आई थिंक अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा आपको। केमिकल रिएक्टिविटी, तो केमिकल रिएक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए हमने आपको बताया था कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, एक्सेप्ट करने का काम करती हैं,
ओके, तो यहां पर जब हम मेटल से दूर जा रहे होंगे, जब हम मेटल से दूर जा रहे होंगे तो मेटल कैरेक्टर घटेगा, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जो होगी मतलब मेटल की घट जाएगी। तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले क्या होती है, डिक्रीज होगी। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहले केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी मेटल्स के लिए, ये बात है मेटल्स के लिए, ये बात मैंने मेटल्स के लिए लिखी हुई है। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज होगी नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करती हैं। किसी मेटल को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बहुत जल्दी लूज कर देगी। 2 लूज करने के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी मुश्किल से लूज करेगी। 3 लूज करने के लिए और मुश्किल लगेगी उससे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नॉन मेटल पर आए, ये तो मतलब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। अगर हम नाइट्रोजन पर आ जाएंगे तो नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन इससे क्या करना है, लेना है किसी से, तो थोड़ा मुश्किल आएगा, मुश्किल से लेगी। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, थोड़ा इजीली ले लेगी, यानी नाइट्रोजन से जल्दी ले लेगी ऑक्सीजन। और फ्लोरीन तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि इसे एक ही चाहिए और इसे तो चाहिए ही नहीं है। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ये हुआ। इसका मतलब जब हम ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी जो होती है, केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए डिक्रीज होती है, बट नॉन मेटल्स के लिए इंक्रीज हो रही होती है। ओके ना, उसके बाद अब ऐसे ही आएगा बेसिक कैरेक्टर। बेसिक नेचर देखिए, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। किन के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जो मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ये कैसे पता लगा होगा, क्लास 9 में जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा वो जानते भी होंगे ये। और क्लास 9 में आपने हो सकता है पढ़ा हो, या आपके टीचर ने किसी ने भी बताया होगा आपको। ठीक है, ये और बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो इस वीडियो को देखेंगे या देखेंगे आगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो बेसिक नेचर होता है, कैसे पता लगा, मेटल्स जो होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। वो ऐसे पता लगता है, अगर आपने किसी मेटल की रिएक्शन करा दी, ऑक्सीजन से हो गई, अब आप उसको क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करो। फॉर एग्जांपल आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो जलाने पर उसकी जो राख बचती है, जो उसकी ऐश होती है ग्रे कलर की, उसको आप पानी में डिसॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद अब इस मतलब क्या कहते हैं, जो पानी आपने बनाया इसका, जो पानी में आपने इसके राख को जो पानी में डाला था, इसकी ऐश को, उसमें आप लिटमस पेपर लेकर आइए, रेड वाला। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो बेस होगा। तो ऐसे ही पता लग पाया कि मेटल्स जो होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, या मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। तो मैं बात कर रहा था बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिक, मेटल बेसिक बनाती है ना, तो मेटल्स जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हर बार हम लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं, याद रखिए। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मेटल से दूर होंगे, तो इसका मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, डिक्रीज। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बेसिक नेचर। ओके, इसी तरह से अगर हम एसिडिक नेचर की बात करेंगे, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे पता लगेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, यही सेम चीज होगी। अगर आप मतलब सपोज कर लीजिए CO2 होती है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो बारिश का पानी उससे रिएक्शन कर लेता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है, H2CO3 बना देता है। अब एसिड हमें पता है, एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखिए, ABR, A से एसिड, B से ब्लू, R से रेड। ओके, तो एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे होंगे तो नॉन मेटल के तो पास जा रहे हैं, इसका मतलब जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है ना, एसिडिक नेचर ऑक्साइड का जो होगा वो पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर की बात हो रही थी यहां पर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है।
ओके, एसिडिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है अगर हम मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि हम मेटल से दूर हो जाएंगे और नॉन मेटल के पास हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज थी या कैरेक्टरिस्टिक्स थी व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे ग्रुप में चेंजेस आते हैं। सेम टॉपिक रहेंगे यही, वैलेंस, इलेक्ट्रॉन का नंबर, वैलेंसी, उसके बाद आपका मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, उसके बाद आपका केमिकल एक्टिविटी आएगी, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का आएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। अगेन आई एम सेइंग this line, please go through your NCERT book because your CBSE board always says please follow your NCERT book, because always the questions which come in the examination always come from your NCERT book, or the question always based on your NCERT syllabus. Okay, thank you so much, all the best for your future, and stay at your home, be safe. Thank you.